नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के बारे में कवर करूंगा उसके ऊपर आपका ही डिमांड था और उस डिमांड के फील के हिसाब से मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ इंडिया की सबसे पुराना कंपनी है और एक केमिकल सेक्टर की एक लीडर कंपनी भी है। साथ ही साथ आज तक की जो कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया वो कोई भी केमिकल्स कंपनी नहीं दे पाए। एसआरएफ के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी बीएससी में, अगर इसी कंपनी को अगर आप बीएससी में सर्च करेंगे तो आपको टोटल 6 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 6 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया और एनएससी में कितना रिटर्न दिया, करीबन 1.5 लाख के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर फिर से क्या कंपनी इस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। देखिए फिलहाल के लिए जो मार्केट कैप बना है तब मार्केट कैप बहुत छोटा था। फिलहाल के लिए जो मार्केट कैप बना है तो उस हिसाब से अगर 10 टाइम्स भी ग्रोथ हुआ तो इसका 6 लाख 7 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप बन सकते हैं। तो 7 लाख मार्केट कैप बनने के लिए कंपनी को किस तरीके से काम करना पड़ेगा आप सोचिए एक बार। आज देखा जाए रिलायंस कितने बड़े कंपनी है तभी वो 7 लाख करोड़ तक पहुंच पाए। ऐसे नहीं कि वो 7 लाख करोड़ पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से प्राइस का वैल्यूएशन जिस तरीके से चेंजिंग होता रहता है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी चेंजिंग होगा। तो कहने का मतलब है परसेंटेज 6 लाख परसेंटेज रिटर्न देना इतना अभी मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से आपको एवरेज रिटर्न चाहिए कि 20% के ऊपर मुझे एवरेज रिटर्न मिल गया तो ही मैं खुश हूं, तो इसके लिए मुझे लगता है एसआरएफ आपके लिए एक अच्छा कंपनी बन सकता है। तो देखिए क्योंकि इस कंपनी का एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो 3 साल में कितना 30%, 5 साल में कितना 40%, 10 साल में कितना 50%। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो ग्रोथ का वो मतलब सीएजीआर का जो परसेंटेज का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अभी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है जिस तरीके से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि अभी सेल्स का जो ग्रोथ है वो तो बहुत कम है। हाँ ये बात सही है मगर इसके पीछे रीजन भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए रीजन क्या है, देखिए मार्केट में जो केमिकल्स प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो अभी कम हो चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल्स प्रोडक्ट को यूरोप कंट्रीज में बेचा जा रहा है। मतलब इंडियन कंपनी यूरोप कंट्रीज को बेचते थे। अभी यूरोप मार्केट में क्या हो रहा है, चाइना यहाँ पे उस कंट्री को मतलब पूरा का पूरा माल सप्लाई कर रहा है और वो भी सस्ते दामों में। तो इसलिए यूरोप क्या कर रहे हैं, चाइना से माल खरीदारी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि चाइना कितना दिन तक इस तरीके से काम करते रहेंगे जिसके लिए हमारा देश का केमिकल्स कंपनी का हालत बिगड़ते जा रहा है। चाइना बहुत ज्यादा तक इस तरीके से चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसका कोविड के टाइम में जो प्रोडक्शन उन्होंने करके रखे थे तो वही प्रोडक्ट को वो मतलब प्रोडक्शन जो है उसको क्लियर करने के लिए, उसको गोडाउन खाली करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच रहे हैं। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप पिछले साल में जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो उस प्रोडक्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं, नहीं तो इस बार जो साल में जो प्रोडक्ट आप खरीदारी करेंगे और भी गोडाउन भर जाएगा और आपका पुराना माल मतलब आप बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए पिछले साल का प्रोडक्ट को आप डिस्काउंट प्राइस में कस्टमर को बेच देंगे। तो यही सिचुएशन देखने को मिला है। इसके चलते इंडियन मार्केट में जो केमिकल्स कंपनी है उसका हालत थोड़ा सा बिगड़ता हुआ देखने को मिले। अभी क्या एक चिंता का विषय है, देखिए फिलहाल के लिए तो चिंता का विषय है, मुझे नहीं लगता फ्यूचर में इस तरीके से चिंता का विषय रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा था अभी थोड़ा सा कम हुआ तो वो प्रॉफिटेबिलिटी फिर से ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अभी इसी चीज के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी लगातार साल भर में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हर पैरामीटर्स जब कंपनी का पॉजिटिव है तो क्या इस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ और मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ। और जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड बना, टेक्निकली कोई ट्रेड बना तो मैं जरूर ट्रेड को भी इनिशिएट करता हूँ। जैसे फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हायर साइड यहाँ पे लोअर साइड। जब जब इस लोअर साइड को टच किया ऊपर भी गया और फिर से देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, लोअर साइड को टच किया ऊपर गया, साइड में टच किया ऊपर गया। इस तरीके से ऑलमोस्ट 6 बार प्रॉफिट दे चुके हैं।
फाइनली 7 टाइम्स कंपनी फिर से एक बार टच किया और ऊपर भी गया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद नीचे आया, फिर से वो उस सपोर्ट को टच किया, ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट करेंगे तब एक बड़ा धमाका मिलने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी में अच्छा खासा एक अपटेन मोमेंटम ही देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी भी है। ठीक है, टाटा मोटर्स जिस तरीके से मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया कि जितने सारे कंपनीज टाटा ग्रुप के जितने कंपनीज के कर्जा है, मतलब जितने कंपनी का डेप्थ है उस डेप्थ को वो जीरो करेंगे और वो भी 2030 के अंदर अंदर। तो 2030 के अंदर अंदर कंपनी टारगेट लेके चल रहा है कि सबसे ज्यादा ईवीज गाड़ी बेचेंगे, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा उसका जो कर्जा है उस कर्जे को वो जीरो करेंगे, क्योंकि कर्जा ही इस कंपनी का सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि आज तक की जो कंपनी के जो लॉसेस हो रहा था, इतने बिग बिग लॉसेस हो रहा था, वो लॉसेस यही कारण की वजह से क्योंकि कंपनी को ज्यादा कर्जा था। अगर कर्जे के बारे में बात करूं, देखिए 2200, 2300, 2500 करोड़ के आसपास कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था इंटरेस्ट के का, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता था। जितना कर्जा है उस बेसिस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या अभी इंटरेस्ट नहीं है? अभी तो भी सेम टू सेम इंटरेस्ट है, उससे भी ज्यादा है। तो उससे ज्यादा होने के बाद भी कंपनी का जो सेल्स था, पहले जो सेल्स हुआ करता था, आज वो सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी सेल्स के मामले में बात करूं तो इस बार कंपनी का सेल्स हाईएस्ट एंड पीक लेवल में है और हाईएस्ट सेल्स होने के कारण, कंपनी के एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पिछले साल में कंपनी लॉस किया था, लॉसेस से डायरेक्टली कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी में ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ने का चांसेस है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग भी कर रहा है। पहले देखिए एफएस और डीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं था जितना होल्डिंग होना चाहिए था। अगर मैं यही चीज को ईयरली हिसाब से दिखा दूं तो ईयरली आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स था वो भी बढ़ चुके हैं, एफएस के पास बीच में होल्डिंग कम हो गया था वो भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ डीएस के पास भी होल्डिंग्स कंटिन्यू हो रहा है। सारे चीजों के लिए सारे चीजों के हिसाब से मैं एक बात कहूं कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर अच्छा खासा हाई लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो लेवल्स आपको मेंशन करके दिया था, शोल्डर कम हेड था, उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक शोल्डर केड हुआ और उसको ब्रेकआउट भी हुआ और मुझे लगता है जो इसका टारगेट रेशियो है 696 के आसपास, इजीली वो टारगेट को अचीव भी करेंगे जल्द से जल्द। बाकी आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं जब एंटी बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया हो और बीच में एटलीस्ट 6 से 7 बार मैंने आपको वीडियो शेयर किया। इसलिए किया क्योंकि आपको पता चले कि जो लेवल एंटी बन रहा है शायद आप भूल जाए, तो मैं आपको हमेशा रिमाइंडर देता रहूं कि आपको भी इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तब तक उस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे सकता है। तो फ्यूचर में जब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर आप जो टेल लेंगे तब आपको भरोसा बनेगा कि चलो इस तरीके से पैटर्न्स मुझे टारगेट जरूर देंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है सबसे बड़ा है और जिस तरीके से LIC का ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया वो अलग लेवल का है। जैसे डेटा अपडेट मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिपोर्ट्स 7.64% ईयर ऑफ ईयर बेसिस और रेज इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो न्यू बिजनेस के ऊपर कंपनी एंटर होने वाला है और वो भी प्रीमियम्स के बेसिस में। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी की जो रिपोर्ट है इस बार 7.64% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। अभी कितना ग्रोथ हुआ चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में। फाइनली आप देखेंगे तो रिजल्ट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आप कहेंगे सर रिजल्ट कब आएगा? चलो मैं रिजल्ट सबसे पहले डिस्कशन कर लूं। तो रिजल्ट का डेट जो फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं 29 यहाँ पे नवंबर में आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो 29 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के लिए कंपनी की जो सिचुएशन है, पिछले डेटा के बारे में बात करूं तो पिछले बार कंपनी का जो सेल्स का डेटा था वो अच्छा खासा था। यहाँ पे उस बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था
683 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 9500 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हाई लेवल में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी का आगे चल के एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। और गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी का हालत खराब हुआ था, वो अपकमिंग मतलब 10 ईयर्स में वो हालत पूरा का पूरा सुधर जाएंगे और अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रेलवे गवर्नमेंट हो, चाहे वो अदर्स गवर्नमेंट के ऊपर भी हो, उसके साथ साथ बैंक्स के ऊपर भी। तो एलआईसी के ऊपर इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा नहीं है और अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उस हिसाब से CWIP में भी कंपनी का उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एज ए इन्वेस्टर और सॉरी एज ए कंपनी का कैश फ्लो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर डिविडेंड पे आउट में कंपनी लास्ट कुछ 3 ईयर्स में कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो एलआईसी के ऊपर मैंने एक लेवल मेंशन करके दिया था, शोल्डर कप विद हैंडल पैटर्न्स किया था, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था। तो उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ और नीचे भी आया, अभी रेजा लाना बाकी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लेवल्स है इस लेवल तक कंपनी यहाँ पे जो टच कर रहा है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो इस सपोर्ट बनने के बाद फिर से कंपनी रिवर्सल कर रहा है, मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रॉन्गली वो अप ट्रेंड में जा पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकडाउन करे तो बड़ा फल देखने को भी मिल सकता है। तो रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन अभी क्या है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले 16 तारीख को 1050% के आसपास। तो इतना बड़ा कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है 105 रुपीज के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।